students, this is Survi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर्स के बाद आपसे किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, CBSE, स्टेट बोर्ड, NTSC, ओलंपियाड और बहुत सारे फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जितना भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी सब्जेक्ट साइंस की। लेकिन साइंस की शुरुआत करें उससे पहले ज़रूरी है कि मैं आपको आपके बाकी टीचर्स से मिला दूं जो कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, सोशल पढ़ाते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं। इन सभी का साथ होगा तभी हम होंगे कामयाब। तो साइंस के साथ इन सभी के वीडियो लेक्चर्स को भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आपसे आते हैं तो हमें किस तरह से आंसर करना चाहिए ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था आपको, हमने बताए थे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और उसके पहले एक और वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन करवाया था। अब चलिए बारी आती है शॉर्ट की, तो हम शुरुआत कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 से है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर वीड्स, वीड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो भाई आपने देखा होगा कि प्लांट बहुत सारे लगते हैं आपके गार्डन में भी। आप प्लांट कई तो आप खुद लगाते हैं और कई क्या होते हैं ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं। आप उन ऑटोमेटिकली ग्रोन जो प्लांट्स होते हैं, आप क्या चाहते हैं कि यार ये हमारे एक तो खूबसूरती को भी खराब कर रहे हैं तो आप उसे निकाल देते हो। ठीक है, तो वो अनवांटेड प्लांट्स जो कि प्लांट्स के साथ में लग जाते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के नहीं होते, तो उन्हें वीड्स कहा जाता है। क्लियर है? सो द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन द फील्ड्स विद द मेन क्रॉप्स, ठीक है, और इन देयर सराउंडिंग आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो कि आपके फील्ड में ग्रो कर जाते हैं विद द मेन क्रॉप के साथ में और इन देयर सराउंडिंग या उनके आसपास, उसे हम वीड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि फील्ड्स में एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें या खेतों की बात करें तो आपने देखा होगा कि आसपास छोटे छोटे से पौधे निकल के आ जाते हैं। अब वीट की फसल लगी हुई है, वीट क्रॉप लगी हुई है, लेकिन ये छोटे छोटे अनवांटेड से प्लांट्स वहां पर हैं। तो क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिशन वीट को मिलना चाहिए, वीट क्रॉप को मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन ये क्रॉप्स भी लेने शुरू कर देती है। तो फिर जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो उन्हें हाथ से हटाते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि एक चारों तरफ खेत में एक पूरी की पूरी बाउंड्री बनी हुई होती है इन अनवांटेड प्लांट्स की। ठीक है, तो ये अनवांटेड प्लांट्स का कभी कभी लगा रहना भी सही होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं एक तरीके से एक लाइन या फिर लिमिट बना देते हैं कि हाँ इतने एरिया में पर्टिकुलर फील्ड है। लेकिन कई बार ये अनवांटेड प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे मेन प्लांट को या जो मेन क्रॉप है उसके न्यूट्रिशन को भी ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो मेन प्लांट होता है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए क्या किया जाता है, इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, सो द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन द फील्ड विद द क्रॉप, मेन क्रॉप और इन देयर सराउंडिंग आर कॉल्ड द वीड्स। वीड आर द प्लांट विच आर नॉट ग्रोन बाय द फार्मर्स। और वीड कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि फार्मर ग्रो नहीं करते। अब इसके एग्जाम्पल के लिए ग्रास भी क्या है, एक तरीके का वीड है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके गार्डन में कई बार ऑटोमेटिकली ग्रास प्रोड्यूस हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, एक अनवांटेड प्लांट है जो कि हम नहीं लगाते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिक ग्रो होती है। क्लियर है? चल अब है क्लासीफाई प्लांट्स एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अब हमने क्या देखा था, क्लासीफाई प्लांट्स मतलब प्लांट के आपको टाइप्स बताने हैं और सबका एक एक एग्जाम्पल देना है। तो हमने देखा कि हमारे आसपास भाई बहुत सारे तरीके के प्लांट्स हैं। कुछ हर्ब्स होती हैं, कुछ श्रब्स होती हैं, ट्रीज होती हैं, ग्रास है, क्रीपर्स हैं, क्लाइंबर्स हैं। तो हमने ये सारी कैटेगरीज डिवाइड की थी, तो हमें उन सभी कैटेगरीज का एक एक एग्जाम्पल देना है। सो सबसे पहले तो है हर्ब्स। तो हर्ब्स के लिए एग्जाम्पल है टोमेटो, श्रब्स हैं तो लेमन, ट्रीज है मैंगो, और इसके अलावा अगर आपसे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी आप लिख सकते हैं तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में क्या लिखेंगे, क्लाइंबर में मनी प्लांट एंड क्रीपर में वाटरमेलन या पम्पकिन, ये सभी क्रीपर्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो व्हाट आर हर्ब्स टू गिव टू एग्जांपल्स। अब हर्ब्स क्या होती हैं ये आपको बताना है। तो वो प्लांट जिसमें स्टेम नहीं होता,
पहली चीज, और अगर होता भी है तो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट या वीक होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और इनकी जो स्टेम के और रूट के बीच में डिस्टेंस है बहुत कम हो, ये सभी हर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। अब इसको प्रॉपर हम डेफिनेशन में कैसे बताएंगे, तो देखिए, द प्लांट विद द ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, ठीक है, कैसी स्टेम होती है, ग्रीन एंड टेंडर, ठीक है। द प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड द हर्ब्स। ये हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तभी बताया हुआ था कि प्लांट में जिसमें कि ग्रीन और बहुत ही सॉफ्ट सी स्टेम होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे हैव नो और लेस ब्रांचेस, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती हैं और कभी कभी इनमें ब्रांचेस होती हैं और बहुत ही कम होती है, अगर होती है तो या तो नहीं भी होती हैं। क्लियर है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स उन्होंने बताए हैं, टोमेटो एंड पोटैटो, इसके अलावा पालक, ठीक है, मेथी, ठीक है, कोरिएंडर, धनिया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हर्ब्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है। तो वो सारी चीज़ें जो कि जिनका जो स्टेम है वो ग्रीन और टेंडर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम हर्ब्स कहते हैं। क्लियर है। तो जैसे हर्ब कोई आपको बोले तो टोमेटो, पोटैटो, कोरिएंडर, स्पिनच, फेन्यूग्रीक, इन सब के नाम आपको याद होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अगर ऐसे प्लांट जिनका स्टेम बहुत ही टेंडर और डेलिकेट या फिर ग्रीन कलर का होता है उसी को हम हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर खत्म कर लिया है और 3 खत्म किया है, और अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 में आपसे क्या पूछा है, श्रब्स क्या होती हैं, गिव 2 एग्जांपल्स। तो भाई श्रब्स क्या होते हैं, ऐसे सभी प्लांट्स जिनका स्टेम हल्का वुडी या ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और जो टेंडर होता है, क्लियर है, जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक, वो सभी श्रब्स कहलाते हैं। श्रब्स की जो हाइट है वो या तो हमारे बराबर या थोड़ी सी हमसे बड़ी होती है। क्लियर है। अब इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, तो लेमन हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, इन सब के जो छोटे छोटे से आपको प्लांट दिखते हैं ये सभी क्या होते हैं, ये सभी श्रब्स होते हैं। क्लियर है। सो द प्लांट विच हैव अ हार्ड बट नॉट अ वेरी थिक स्टेम, ठीक है, एक ऐसा प्लांट जिसका विच हैव अ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, ठीक है, हार्ड होता है लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता कि आप उसको तोड़ ना पाए। अगर आप उसे खींचेंगे तो वो आप जहाँ पर है वहाँ पर उस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। तो मतलब कि ऐसे सारे प्लांट्स जिनका जो स्टेम है वो हार्ड होता है लेकिन बहुत थिक नहीं होता, आर कॉल्ड द श्रब्स। सच प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, ठीक है। इन सभी के जो और अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए आपको याद रखना है कि इनका जो स्टेम होता है वो बेस के पास से ही निकला हुआ, उसके जो स्टेम है वो काफ़ी बेस के पास से ही उसमें ब्रांचेस निकलना चालू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हर्ब बना के बताऊँ तो हर्ब्स कुछ ऐसी होंगी, आपको कभी कभी स्टेम दिखेगा और या फिर नहीं भी दिखेगा, ठीक है। अगर हम श्रब्स की बात करें तो श्रब्स कैसे होते हैं, बेस के पास से ही जिसमें ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वो सब क्या होती हैं, वो सभी हर्ब होती हैं, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, सॉरी, ये सभी श्रब्स होती हैं। तो ये हो गया आपके श्रब्स, ओके, ये हो गई आपकी हर्ब्स। क्लियर है। और ट्री क्या होती है, तो देखो ट्री में क्या होगा कि स्टेम के बहुत ऊपर जाकर के, ठीक है, ये यहाँ पर आपको ब्रांचेस दिखना शुरू होती हैं, ठीक है, लेकिन आपकी श्रब्स में क्या होता है, बेस के काफी नियर अबाउट जो ब्रांचिंग है वो निकलना शुरू होती है। सच प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, ठीक है, सच प्लांट हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर बेस, मतलब कि बेस के पास से ही इसमें क्या होने लगती हैं, ब्रांचेस कुछ इस तरह से निकलना शुरू हो जाती हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका हर्ब और श्रब के बारे में। अब श्रब्स के एग्जांपल है तो लेमन, रोज प्लांट, पोमेग्रेनेट और आपका बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या कहलाते हैं, ये सभी आपके श्रब्स कहलाते हैं। क्लियर है। तो हर्ब और श्रब ये दो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हर्ब क्या होती हैं, जिनका स्टेम जो होता है वो बहुत टेंडर और ग्रीन कलर का होगा और बहुत ही छोटे होते हैं हाइट में। क्लियर है। पोटैटो और टोमेटो उसके एग्जाम्पल्स हैं। श्रब्स क्या होते हैं, वो सभी प्लांट्स जिनका जो स्टेम है वो थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन थिक नहीं होता
और आप आगे ये भी कर सकते हैं कि इजीली बेंड भी हो जाता है, तो उसे हम श्रब्स कहते हैं। श्रब्स के जो ब्रांचेस हैं वो बेस के बहुत पास से ही निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो एज स्टेम ब्रांचिंग आउट, स्टेम ब्रांचिंग आउट का मतलब क्या होता है, स्टेम में से ब्रांचेस का निकलना। सो इट्स स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। इसके एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट जैसे रोज प्लांट्स, लेमन, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ट्रीज क्या होते हैं? अब जैसे अभी हमने दोनों को एक्सप्लेन किया, दोनों ही टाइप को, हर्ब को एक्सप्लेन किया और श्रब्स को एक्सप्लेन किया, तो दोनों में हमने क्या बताया, उनके स्टेम के बारे में। तो यहां पर भी आप स्टार्टिंग स्टेम से कर सकते हो कि प्लांट्स जिनका स्टेम बहुत थिक होता है और हार्ड होता है, ठीक है, उसे हम ट्रीज कहते हैं। और दूसरी चीज, इसमें जो ब्रांचेस हैं स्टेम में वो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद निकलना चालू होती हैं, ठीक है। सो द प्लांट्स विच आर वेरी टॉल, ठीक है, एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, तो बहुत प्लांट जो कि बहुत ही ज्यादा टॉल होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे घरों के बराबर होते हैं या हमारे घर से भी कई बार ऊपर ऊपर इनकी हाइट होती है। तो द प्लांट विच आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, और क्या होता है, बहुत ही हार्ड और थिक ब्राउन स्टेम होता है, उसी को हम ट्रीज कहते हैं। द प्लांट विच आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक, क्लियर है? Brown stem are called trees. The stems have branches in upper part and much above the ground. ये जो stem है उसमें जो branches हैं वो कहाँ होती हैं, upper part में, ऊपर की तरफ। The stem have the branches in the upper part. ठीक है, अब देखिए दो पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट उसका upper part होता है, ठीक है, और ये नीचे का पार्ट, क्योंकि हम बहुत ऊंचे प्लांट की बात कर रहे हैं तो ये जो नीचे का पार्ट है ये लोअर पार्ट कहलाता है। क्लियर है? सो The stem have the branches on the upper part and much above the ground, और ग्राउंड के बहुत ऊपर, इतना ऊपर होता है कि हम इजीली उसको पकड़ भी नहीं सकते, उन ब्रांचेस तक पहुंच नहीं सकते। अब सोचिए कि एक मैंगो ट्री है, क्या आप उस मैंगो ट्री की ब्रांच को आसानी से पकड़ पाओगे? या नीम का ट्री है, क्योंकि बहुत ऊपर होता है तो आपको उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप बहुत मुश्किल से उसकी ब्रांच तक पहुंचते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंगो एंड नीम। क्लियर है? तो यहां से इन क्वेश्चन से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिल रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखा है तो अभी आप इतना तो समझ गए होंगे कि वीड्स क्या है, श्रब्स क्या है, हर्ब्स क्या है और ट्रीज क्या है। लेकिन भाई हर टॉपिक को बहुत प्रॉपर तरीके से समझने के लिए ना पुराना जो प्रीवियस वीडियो रहा होगा उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। क्लियर है? चलो तो अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये पूछ रहे कि क्रीपर्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। सो वो सारे प्लांट्स जिनका स्टेम डेलिकेट होता है लेकिन लॉन्ग होता है, टेंडर होता है लेकिन बहुत लॉन्ग होता है, लेकिन वो खुद से स्टैंड नहीं कर सकते, ना ही किसी का सपोर्ट लेकर के, ठीक है, जो कि अपराइट पोजीशन में नहीं रह सकते, उन सभी को हम क्रीपर्स कहते हैं, जैसे वाटरमेलन या फिर पंपकिन। क्लियर है? सो द प्लांट विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ठीक है, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ठीक है। अपराइट मतलब क्या होता है, सीधे खड़े होना। सो ऐसे प्लांट जो जिनका वीक स्टेम होता है और वो अपराइट पोजीशन में नहीं खड़े हो सकते, ठीक है, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, और जो ग्राउंड पर स्प्रेड होते हैं, ना कि क्लाइंब करते हुए ऊपर, ठीक है, जो कि ग्राउंड पर स्प्रेड होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम क्रीपर्स कहते हैं। आई बात समझ में? तो भाई यहां से एक्चुअल में क्या होता है कि हमें ना हर आंसर का क्वेश्चन का आंसर पता हुआ होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग से ये पॉइंट स्किप कर जाता है कि क्या सही वर्ड यहाँ पर लिखा जाए। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि आपको ना हर टाइप के सवाल में एक ऐसी चीज़ लिखनी होती है, एक ऐसे वर्ड को ढूंढना पड़ता है जिससे उसका आंसर आसान हो जाए। जैसे यहाँ पर क्या है कि क्रीपर क्या होता है, जिसका वीक स्टेम हो और जो कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ठीक है, कैन नॉट स्टैंड अपराइट मतलब जो सीधा खड़ा ना हो पाए। इस पॉइंट को याद रखिए क्रीपर्स के बारे में, और बाकी आप ये याद रखेंगे ही कि जो ग्राउंड में स्प्रेड होता है उसी को हम क्रीपर कहते हैं। क्लियर है? सो प्लांट्स विद वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ओवर द ग्राउंड या स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स।
क्लियर है। अब क्रीपर्स के अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स। एंड अगर अपन पंपकिन की बात करें, वाटरमेलन की बात करें, तो ये सभी क्या होते हैं, वो ये सभी हमारे क्रीपर्स ही होते हैं। ठीक है। अब बहुत सारी ग्रासेस भी कैसी होती है कि जो स्टैंड अपराइट पोजीशन में नहीं हो पाती, लेकिन नीचे ही फैलती हैं। कई तरीके की आपने और भी ऐसी बेल देखी होंगी, क्रीपर्स देखे होंगे, जिनके नाम लेके हमें नहीं पता, लेकिन जिसमें लीफ ही लीफ होती है और फ्लावर्स होते हैं, पर वो अपराइट पोजीशन में, मतलब कि सीधे ऊपर की तरफ नहीं जा पाती, वो नीचे ग्राउंड में ही फैली हुई होती हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको मुझे लग ही रहा था क्लाइंबर के बारे में है। ठीक है। तो अब वो सारे प्लांट्स जिनका जो स्टेम है वो बहुत लॉन्ग होता है, बट उसे किसी के सपोर्ट से वो अपराइट पोजीशन में जा सकता है, तो वो क्लाइंबर कहलाएगा। तो द प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यही लाइन यहाँ पर जरूरी है कि जो कि नेबरिंग स्ट्रक्चर का सपोर्ट ले। ठीक है। तो सपोर्ट कौन लेता है? क्लाइंबर, क्योंकि क्लाइंब करना है, उसे ऊपर चढ़ना है। क्लियर है। सो द प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स। और जो ऊपर क्लाइंब करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। दे हैव वीक स्टेम, और इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? बहुत वीक होता है। सो द प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर। अब नेबरिंग स्ट्रक्चर का मतलब आप सोचेंगे कि मैम क्या बता रही हैं, तो देखिए, प्लांट जो कि किसी स्टिक का या किसी वॉल का सपोर्ट लेकर के ग्रो करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ स्टिक लगा दिया और प्लांट, तो वो प्लांट उस स्टिक के साथ में ऊपर बढ़ता जाएगा, तो वो सब क्या कहलाएंगे? वो सभी क्लाइंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। अब आपने देखा होगा कि जब जो उसका प्लांट है, जब वो छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं? उसके साथ में स्टिक लगा देते हैं ताकि वो उस स्टिक के साथ में ऊपर तक चला जाए। फिर धीरे धीरे अगर उसे वॉल का कहीं से भी थोड़ा सा सहारा मिला है, तो वो उस वॉल के साथ साथ में ऊपर तक ग्रो कर जाता है। क्लियर है। सो द प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स एंड दे हैव वीक स्टेम। ठीक है। अब वीक स्टेम का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? जब से मैं बोल रही हूँ कि श्रब्स है या हर्ब्स की बात करें, या फिर अपन क्रीपर्स या क्लाइंबर्स की बात करें, तो इन सभी का वीक स्टेम होता है। तो वीक का मतलब ये नहीं कि वो थोड़ी दिनों में खराब हो जाएगा या टूट जाएगा ऑटोमेटिकली। वीक का मतलब ये होता है कि अगर आप जा करके उसे खींचोगे या फिर उसे अपने से ऐसे तोड़ोगे, तो वो टूट जाएगा, खिंच जाएगा, बट वो अपने आप नहीं होता। लेकिन ऐसा स्टेम जो कि ऑटोमेटिकली ज़रा से फोर्स में ही टूट रहा है, तो वो वीक स्टेम है। ठीक है। तो मनी प्लांट में क्या होता है? अगर आपने उसको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा के खींचा तो वो टूट जाएगा। ठीक है। तो उसका स्टेम कैसा होता है? लॉन्ग होता है, बट वीक होता है, और उसे किसी ना किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है ताकि वो अपराइट पोजिशन में खड़ा हो सके या फिर क्लाइंब कर सके। एग्जाम्पल्स: ग्रेप्स, मनी प्लांट एंड बीन्स। ठीक है। ग्रेप्स आप सभी खाते होंगे, तो ये अंगूर का जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, वो यही होता है। वो क्या होता है? वो होते हैं क्लाइंबर्स। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब यहाँ से हम पहुँच चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So explain an activity to show that stem conducts water and other substances। अब आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करके बतानी थी कि ये जो स्टेम है वो पानी को कंडक्ट करते हैं। पानी को कंडक्ट करने का मतलब क्या है? कि हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं बेसिकली, उन प्लांट के जो स्टेम है वो क्या काम करते हैं? वो पानी को रूट से लेकर के प्लांट के हर एक पोर्शन तक पहुँचाने का काम करते हैं। क्लियर है। तो हमें यही चीज बतानी थी कि हाँ भाई, स्टेम ये काम करता है। तो आपको क्या करना है? आपको 2 प्लांट लेना है, उन्हें कट कर देना है। ठीक है। या एक प्लांट ले लीजिए और उसे किसी कलर्ड लिक्विड में, पानी लीजिए, उसमें कुछ ब्लू इंक या फिर पिंक इंक डाल करके उसे स्टेम के साथ उसमें रख दीजिए। ठीक है। अब आपने क्या किया? उसे पानी में इमर्स करके रख दिया। अब आप कुछ घंटों बाद देखेंगे, अगर 1-2 घंटे बाद देखोगे, तो आप देखोगे कि अगर आपने पिंक कलर का सॉल्यूशन में स्टेम को डाला हुआ है, तो वो स्टेम धीरे धीरे पिंक हो जाएगा, और कुछ टाइम के बाद ये जो उसमें लीव्स है ना, वो भी उस कलर की हो जाती हैं। तो आप किसका प्लांट ले सकते हैं? तो कोरिएंडर तो सभी के घर में आता है, तो आप कोरिएंडर लीजिए, उसको स्टेम के साथ ही वो आती है, स्टेम के साथ में रख दीजिए। आप क्या देखोगे कि कोरिएंडर की जो लीव्स हैं वो भी हल्की हल्की पिंक या ब्लू कलर, जो भी इंक आपने डाला है, उस कलर की हो जाती है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है? इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि स्टेम जो है वो पानी को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, खींचता है, और उसे प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है? तो यहीं पर हमें यही पूछा हुआ इस क्वेश्चन में।
सो टेक सम वाटर इन अ ग्लास। अब इसका आंसर कैसे देंगे आप? तो सबसे पहले आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब हमें लिखना पड़ेगी। तो टेक सम वाटर इन अ ग्लास, सबसे पहले एक ग्लास में पानी लीजिए। देन एड सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर। अब आपको क्या करना है, इसमें उस पानी में कुछ रेड इंक को डाल देना है। कट द स्टेम ऑफ अ हर्ब प्लांट फ्रॉम इट्स बेस। अब आपको स्टेम प्लांट को बेस से उसके कट करना है, जैसे कि यहाँ पर कट करते हुए दिख रहा है आपको, तो हमें उसके बेस से कट कर दिया। पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन द फिगर। अब आप इसका फिगर ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आपको ये ग्लास पे रख देना है और इसमें आप ये कट हुई, जैसे ये कट का निशान हमने यहाँ पर बनाया है, ये देखिए ये कट का निशान बनाया है और यहाँ से हमने इसे प्लांट बना दिया। क्लियर है? तो ये जो भी है ना, आप इस तरह से बता दीजिएगा। ठीक है, अब आपने जो भी कलर पानी का मिक्स किया हुआ था, अब आप धीरे धीरे ऐसा उसका कलर चेंज करके, जैसे अगर मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लेती हूँ, हमने ब्लू इंक में उसमें डाला हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये हमने ब्लू इंक इसमें डाली हुई है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि कुछ देर के बाद ये जो स्टेम है वो हल्का हल्का सा ब्लूइश हो जाएगा। इवन इसकी जो लीव्स हैं वो भी ब्लू होना, और ये जो छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं ये भी ब्लू होना शुरू हो जाती हैं। क्लियर है? सो कट द स्टेम ऑफ अ हर्ब प्लांट। अब हर्ब प्लांट अपन कोरिएंडर ले सकते हैं। फ्रॉम इट्स बेस, उसके बेस से आपको कट करना है। पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन द फिगर। वी विल सी दैट सम पार्ट्स ऑफ द स्टेम बिकम रेड। दिस एक्टिविटी शोज दैट स्टेम कंडक्ट्स वाटर। अब यहाँ पे इन्होंने रेड कलर लिया है, आप ब्लू भी ले सकते हैं या फिर रेड भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब आ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम। अब लेबल्ड डायग्राम का मतलब क्या होता है कि आपको लेबल दिखाना है, हर चीज़ के बारे में बताना है कि लीफ में कौन सी चीज़ क्या है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमें पता था कि लीफ में भाई एक तो होता है पेडियोल और उसमें होती हैं वेन्स और होती है मिडरिब। ठीक है, इसके अलावा लामिना हमने पढ़ा था, तो लामिना को भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। राइट? तो चलिए हम इसको किस तरह से डायग्राम बता सकते हैं। तो जो आपने पढ़ा है, सबसे पहले तो हम इसका लीफ का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं फटाफट से। तो मान लीजिए कि ये हमारी है लीफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कलर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें और समझ में आ जाए। अगर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप एग्जाम में कलर पेन या पेंसिल लेकर के जा सकते हैं, वो अलाउड है, तो बिल्कुल आपको यही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है कि बहुत बिल्कुल खूबसूरत आप लीफ बनाएं, थोड़ी सी इस तरह से लीफ भी चल सकती। तो देखिए मैं कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ, इसी तरीके से आप भी डिज़ाइन कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक यहाँ पर हमें एक हिस्सा बताना पड़ता है। तो चलिए अगर अपन इसको डिज़ाइन करें तो सबसे पहले तो आपको ये बीच वाला पोर्शन इंडिकेट करना है। तो ये वाला कौन सी वेन होती है? ये वाली होती है उसकी मिड रिब। ठीक है, मिड रिब का मतलब क्या होता है? जो बीच वाली वेन है सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है मिड रिब। ठीक है, और फिर इसमें इस तरह से लाइंस निकली हुई होती हैं कि नहीं लीव्स में? तो ये क्या होती हैं? उसकी वेन्स। क्लियर है? जिस पोर्शन से स्टेम से कनेक्टेड होता है उसे क्या कहते हैं अपन? उसे हम कहते हैं पेटियोल। ठीक है, पेडियोल कहा जाता है जिसे। क्लियर है? और ये जो ग्रीन कलर का पूरा ये फैला हुआ सा पोर्शन है, जो ग्रीन एक शीट जैसी लगती है लीफ के ऊपर, उसे हम कहते हैं लैमिना। क्लियर है? और हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, तो ये जो आपका पत्तियों का शेप होता है, जो ऐसा जिगजैग शेप होता है, या कुछ सभी पत्तियों का अलग अलग होता है लीव्स का, तो वो कहलाता है ब्लेड। क्लियर है? तो हमने इतनी चीज़ें तो ड्रॉ कर ली हैं। चलिए, सो अगर यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर तो हमने सिर्फ समझ लिया कि भाई कौन सी चीज़ क्या है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बाय वाइज पॉइंट इसको और बेहतर तरीके से देख लेंगे। तो देखिए, देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ लीफ, पेटियोल एंड लेमिना। सो पेटियोल क्या होता है? द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम, इट इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है, अब अपने को एक एक पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो पेटियोल क्या होगा? वो पार्ट जिससे कि वो स्टेम से कनेक्टेड होती है, उसे हम पेटियोल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लामिना। ठीक है, सो लामिना क्या होता है? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लामिना। तो ये लामिना क्या हो गया? ये ब्रॉड ग्रीन पार्ट।
द लामिना कंटेन फॉलोइंग पार्ट। अब इसके बाद अपन लामिना को एक्सप्लेन कर दें कि लामिना में और कौन कौन सी चीज होती है। तो इसमें होती है वेन्स होती हैं एंड मिडरिब होता है। तो वेन्स क्या होती हैं? दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन ऑन द लीफ। ठीक है, ये जो लाइन है लीव्स के ऊपर उन्हें हम वेन्स कहते हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड द वेन्स, जिसे हम वेन्स कहते हैं। मिडरिब क्या होती है? देयर इज अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ, थिक लीफ वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ। तो लीफ के बीच में जो थिक वेन होती है इसी को हम मिडरिब कहते हैं। दिस वेन इज कॉल्ड द मिडरिब, और इसको मतलब मिडरिब कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब इसमें जो एक और डायग्राम मैं आपको बताना चाहती थी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मिडरिब, पेडियोल, वेन्स तो हमने देख ही लिया, लामिना को भी आप जरूर इंडिकेट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो टिप है और जो मैंने आपको ब्लेड बताया वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको ये सारे नाम याद नहीं आ रहे हैं, जैसे ये नाम या एक्सेल नाम, ये सभी मतलब चीज़ें आपको बिल्कुल याद नहीं है, तो आप इनको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा फिलहाल के लिए क्लास 6 में, क्योंकि ये दोनों अभी हमारे काम के नहीं थे। अभी हमें इतनी चीज़ें डिस्कस करनी, तो हम इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे जो पॉइंट्स हैं वो बता सकते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ लीफ, कि लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है। तो आप सबको बता दें कि भाई ये जो आपकी लीव्स होती है आपके प्लांट के अंदर, ये क्या काम करती हैं। तो हमने बताया था कि भाई ये 2-3 काम करती हैं। पहली चीज तो ये क्या करेंगी, ये आपके प्लांट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करती है। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि रूट ने स्टेम के थ्रू उस पर पानी पहुंचाया, तो इसने फिर उसमें फूड बनाने के बाद जो पानी बचा उसको किस मेथड से, एवोपरेशन के मेथड से ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कहलाती है ट्रांसपिरेशन के मेथड। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लीफ करती है और प्लांट के लिए जरूरी है, वो ये है कि ये फूड प्रिपेयर करती है प्लांट का। ठीक है, सो बाय यूजिंग सनलाइट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट को फूड देती है और हमें देती है ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई प्लांट को ना थोड़ी देर के लिए हमें सनलाइट में रखना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड प्रिपेयर कर सके। So there are following two main function of leaf. First is transpiration. So transpiration is the process in which the extra water comes out of the leaves in the form of vapor. तो जो भी extra पानी है वो leaves से vapor के form में बाहर निकल जाता है evaporation के method से। This process is called the transpiration. इसी process को हम transpiration की method कहते हैं या process कहते हैं। नेक्स्ट क्या काम करती है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ये फोटोसिंथेसिस करती है। तो भाई कैसे आंसर दे सकते हैं, काफी शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट में ही आंसर देना है। अदरवाइज अगर आपसे फोटोसिंथेसिस पूछा होता तो हम एक एक पॉइंट वाइज उसका पूरा का पूरा प्रोसेस समझाते, लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ शॉर्ट में पूछा है तो हमने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which leaves prepare their food from water and carbon dioxide in the presence of sunlight and a green colored substance. ठीक है, अब ये ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस क्या है, तो इसके बारे में अभी फिलहाल हमने क्लास 6 में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है ना, ये होता है क्लोरोफिल, जो कि लीव्स के अंदर पाया जाता है। उसी की मौजूदगी में, उसी की प्रेजेंस में ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती है, ये क्या करती हैं, ये अपना फूड बनाने की प्रोसेस करती हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। और ये आपका आंसर हो गया, शॉर्ट आंसर, जिसमें आपको लीफ का फंक्शन पूछा हुआ था। तो भाई दोनों फंक्शन जो है ना, ट्रांसपिरेशन हो चाहे फोटोसिंथेसिस हो, इन दोनों प्रोसेस को जरूर याद रखिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि लीफ का भाई फंक्शन बताइए तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस लिख करके आते हैं, बट लीफ और क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन की मेथड भी करती हैं। ये जो प्रोसेस है ये भी लीफ से ही होती है, तो ये पॉइंट जरूर आप लोगों को याद रखना है। सो अब नेक्स्ट है कि व्हाट आर यूनिसेक्सुअल्स एंड बाइसेक्सुअल्स फ्लावर। अब वही फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फीमेल एंड मेल पार्ट, एक होता है पिस्टिल जिसको हम फीमेल पार्ट कहते हैं, और जो स्टैमिन होता है वो इसका मेल पार्ट होता है। तो हर फ्लावर में ये दोनों हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो देखिए, सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैज ईदर मेल
और फीमेल पार्ट, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल क्या होगा, या तो उसमें स्टैमन होगा या फिर उसमें पिस्टल होगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, जिसमें दोनों ही होंगे, मेल प्लस फीमेल, ठीक है। ब्रोल इन द फ्लावर्स दैट इज दे हैव बोथ स्टैमन एंड पिस्टल इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर, याद रखेंगे। अब यूनी और बाई, देखो जहां पर भी यूनी वर्ड देखते हो ना, एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखने के लिए बता देती हूँ। यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है, ओनली वन, क्लियर है, यूनिटी, ठीक है। यूनिटी क्या होता है, वन होता है। सो यूनी मतलब होता है वन, तो मतलब यूनी से याद रखिएगा कि जिसमें एक ही चीज होगी, या तो स्टेमन होगा या फिर पिस्टल होगा। और बाई, बाई मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, तो बाई का जो मतलब है वो होता है टू, ठीक है, मतलब कि उसमें दो चीजें हैं। तो अब दो चीजें क्या होंगी, तो भाई दो चीजों का मतलब ये है कि इसमें दोनों चीजें हैं, स्टेमन भी होगा और पिस्टल भी होगा, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे आगे जब भी आप यूनी वर्ड सुनेंगे, जैसे अगर आप आगे जाएंगे, आगे क्लासेस में आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे, साइंस और पढ़ेंगे, तो आपको यूनी पोलर, बाईपोलर जंक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझ जाइएगा कि यूनी मतलब यहाँ पे जरूर किसी एक चीज की बात हो रही है, और बाई मतलब यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से अपने एक पॉइंट तो ये सीखा, और ये जान लिए कि भाई हमारे ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर ये क्या होते हैं, क्लियर हो गया। चलो, तो हम इसे करेंगे यहां से क्लियर, और आगे चलेंगे फटाफट से। नेम अ प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट। अब आपको बहुत जानने में हैरानी होगी कि ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो वो प्लांट कौन सा होता है, पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मतलब क्या कि उसको सॉइल से ना प्रॉपर उसकी भूख शांत नहीं हो पाती, उसको प्रॉपर उसके न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, क्लियर है। ट्रैप करने का मतलब इंसेक्ट्स को खा करके अपनी उस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ऐसा प्लांट कौन सा है, पिचर प्लांट है, क्लियर है। So next is pitcher plant has green leaves which can prepare food by photosynthesis. Then why does it eats insect? अब देखो, हमने अभी बताया कि क्यों खाता है, और क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया। तो भाई पिचर प्लांट के में भी ग्रीन लीव्स होती हैं। अब कई बच्चे हो सकता है कि अभी बैठ करके सोच रहे हो कि प्लांट है, ये तो अपना खाना खुद बना सकता है, फिर ये इंसेक्ट को क्यों खा रहा है। तो भाई प्लांट है, लेकिन हर खाने से, जैसे कि हमने अभी चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या बताया था मैंने, कि हर तरीके के फूड में सारे न्यूट्रिशन हो ये जरूरी नहीं होता। हमें हर तरीके का वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी को जो भी मिनरल चाहिए, जो भी विटामिन चाहिए, वो अलग अलग जगह से हमें मिल जाए। सिमिलरली कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि अपने फूड से सारा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, ठीक है, तो वो सॉइल से लेते हैं। अब सॉइल से भी नहीं ले पाएंगे तो वो इंसेक्ट्स को खाएंगे। फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट, ठीक है। तो पिचर प्लांट का क्या होता है, पिचर प्लांट जो है वो इसलिए इंसेक्ट्स को खाता है ताकि उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सके, टू गेट द नाइट्रोजिनियस कंपाउंड विच इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड को या फिर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, ये सॉइल से ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम अ प्लांट दैट हैज अ अंडरग्राउंड एज वेल एज द एरियल रूट सिस्टम, ठीक है। अब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसे प्लांट के बारे में अपने को बताना है जिसमें कि सॉइल के अंदर तो रूट्स जाती ही जाती है, साथ ही साथ ग्राउंड के ऊपर भी, ठीक है। एरियल मतलब क्या होता है, हवा में, जिसकी ग्राउंड के ऊपर भी रहता है। तो भाई आपने देखा होगा इसको कई बार, बड़ा सा ट्री होता है ये, कौन सा, बेनियन ट्री, ठीक है। तो बड़े बड़े बेनियन ट्रीज को देखा होगा, उनके रूट अंदर भी रहते हैं, और आपने देखा होगा कि बड़े लंबे लंबे से रूट्स जो हैं उनके ब्रांचेस से आपको हैंग करते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। तो बेनियन ट्री का एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डू वी सी फ्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स इन द अर्ली मॉर्निंग। अब अर्ली मॉर्निंग कई बार क्या होता है कि हमें लीव्स के ऊपर क्या दिखता है, लीव्स के ऊपर हमें छोटे छोटे से पानी के ड्रॉप्स दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए भाई, ये जो ट्रांसपिरेशन की मेथड है उसमें क्या होता है कि जो पानी एक्स्ट्रा लीफ के अंदर है वो वेपर के फॉर्म में क्या होता है, ऊपर चला जाता है। अब
शाम को या फिर मॉर्निंग के टाइम पर क्या होगा कि जो मौसम है, जो वेदर है वो ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से वो पानी जो है वो ऊपर तो निकल जाता है लेकिन वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हीट एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि सन सुबह सुबह तो नहीं मिलता ना, हमें थोड़ी देर बाद आता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो ऊपर लीफ के ऊपर ना आपको छोटे छोटे से पानी के ड्रॉप दिख जाते हैं। क्लियर हुआ? So at night the water lost by leaves does not get evaporated. तो रात के टाइम पर क्या होता है कि जो पानी लीफ से एक्स्ट्रा है वो बाहर तो आता है लेकिन evaporate नहीं हो पाता। So and gets collected on the leaves in the form of few drops. ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स या छोटे छोटे से ड्रॉप्स के फॉर्म में वो क्या होता है, वहीं पर जमा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए रात के टाइम पर बाहर आया, अब सुबह सुबह धूप आई, अब भाई सन ने सोचा कि यार ये तो पानी के ड्रॉप्स वेपर में कन्वर्ट हुई ही नहीं, तो फिर वो हीट एनर्जी देता है, सनलाइट देता है, उस सनलाइट से वो पानी गर्म होगा। और आपको तो मैंने बताया ही हुआ है कि जैसे ही पानी गर्म होता है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो हमें नहीं दिखाई देगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ से अब आगे बढ़ जाएंगे, हमारी गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। कौन से क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए यहाँ पे ना आपको हर वेराइटी का क्वेश्चन मिल जाएगा, हर पॉसिबल क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है वो सब कुछ हम इस शॉर्ट आंसर टाइप में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? सो व्हाई आर पेटल्स कलरफुल? अब पूछा गया कि ये जो पेटल्स होती हैं ये इतनी कलरफुल क्यों होती हैं। ठीक है, तो देखिए इंसेक्ट्स को, जो बेसिकली इंसेक्ट होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स को कलरफुल बनाया जाता है ताकि इंसेक्ट्स आए और पॉलिनेशन की मेथड कर सकें। समझ में आई बात? अब देखिए, अब फ्लावर को क्या करना है, उसको और अपनी वैरायटी को ग्रो करवाना है। ठीक है, अब या जो प्लांट है वो कैसे ग्रो कर पाएगा, तो आपके फ्लावर में क्या होती है, पेटल्स होते हैं, पिस्टल होता है, स्टैमेन होता है, पिस्टल भी होता है, स्टैमेन भी। अब स्टैमेन में ऊपर की तरफ, ठीक है ध्यान से समझना, ये जो स्टैमेन है उसमें ऊपर की तरफ कुछ ऐसा हिस्सा होता है। अब इसमें होते हैं छोटे छोटे से पॉलिन ग्रेन्स। क्या होते हैं इसके अंदर? पॉलिन ग्रेन। ठीक है ना, ये एंथर है और ये उसका फिलामेंट है। अब एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट ऐसे उड़ करके आता है, ठीक है, अब इंसेक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगी, तो जब भी कोई इंसेक्ट है छोटा सा, ये उड़ करके आता है और फूलों के रस को पीना चाहता है। ठीक है, अब फ्लावर है, ये देखिए, ये रहा आपका फ्लावर, ये मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके एंथर्स हैं, है ना, जिसमें पॉलन ग्रेन है। अब ये इंसेक्ट आया और वो फ्लावर के क्या कर रहा है, नेक्टर को पी रहा है। तो ये पॉलन ग्रेन ना उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। जैसे ही चिपक जाते हैं तो ये पॉलन ग्रेन को साथ में लेकर के फिर किसी और फ्लावर पे जाता है। अगर ये किसी और फ्लावर पे गया और वो जाकर के इस तरह से बैठा कि वो इसके स्टिग्मा तक पहुंच गया। कहाँ तक? स्टिग्मा तक, किसी और फ्लावर के या सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच गया, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स इसकी बॉडी पे चिपके हुए थे वो इस स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। जैसे इस स्टिग्मा में गिरते हैं तो स्टाइल से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं ओवरी में। और ओवरी में जाकर के क्या होता है, फिर ये फर्टिलाइज हो जाते हैं और धीरे धीरे ये फ्रूट में और सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सीड से अपने को एक नया प्लांट का वो मिल जाएगा कि हम सीड को फिर सॉइल में डालेंगे और नया प्लांट मिलेगा। सो इसीलिए भाई कलर्स ऑफ पेटल्स इसलिए रेड होती है ताकि वो इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर सके। द कलरफुल पेटल अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, सो वाई डज व्हाइट फ्लावर्स ब्लूम एट नाइट? अब ज्यादातर व्हाइट फ्लावर्स जो है ये नाइट में ही क्यों ब्लूम करते हैं? सो व्हाइट कलर अट्रैक्ट्स नाइट इंसेक्ट्स। ठीक है, तो हमारी मदर नेचर ने ना सब कुछ सोच समझ के किया हुआ है। ठीक है, अब रात के टाइम पर आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीजें दिख जाती है? व्हाइट कलर की चीजें। ठीक है, मून लाइट, मून भी आपको व्हाइट दिखता है। जो व्हाइट फ्लावर है ना वो अंधेरे में, अब काले में अगर आप सफेद चीजें को ऐसे डाल दोगे तो वो ज्यादा दिखेंगी। स्टार्स भी आपको व्हाइट ही दिखते हैं। ठीक है, सो इसलिए अंधेरे में क्या होता है कि जैसे ही व्हाइट फ्लावर ब्लूम करता है तो इंसेक्ट्स को अंधेरे में व्हाइट दिखेगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो व्हाइट कलर अट्रैक्ट नाइट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ताकि पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो रात में भी हो सके, इसलिए रात के टाइम पर व्हाइट कलर के फ्लावर जो है वो ब्लूम करते हैं। ठीक है, चलिए
सो यहां से अब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर. अब कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर का क्या मतलब होता है. तो देखिए, अभी जो हमने आपको बाइसेक्सुअल और सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बताया था, वही चीज कंप्लीट और इनकम्प्लीट होती है. कंप्लीट फ्लावर क्या होगा, जिसमें स्टैमेन एंड पिस्टल दोनों हो. ठीक है, मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स हैं वो दोनों होते हैं, तो वो कंप्लीट फ्लावर होगा. और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होगा, या तो उसमें स्टेमन है या उसमें पिस्टल है, तो दोनों में से कोई अगर एक ही चीज है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है. क्लियर है. सो द फ्लावर विथ ऑल होल्स, ठीक है, लाइक सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन एंड क्रेपल, इन इट इज अ कंप्लीट फ्लावर. इफ एनी वन ऑफ दिस इज एब्सेंट इन अ फ्लावर, इट इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट फ्लावर. Next is leaf need oxygen and carbon dioxide. How do they get these gases? ठीक है, लीव्स को भाई ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है. ठीक है, ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की. अब ये बात सोचेंगे आप कि मैम ने तो बताया था कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ऑक्सीजन कहाँ से इस बीच में आ गई. तो देखिए, दिन के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में इन्हें लाइट एनर्जी मिलती है, सनलाइट की एनर्जी, तो ये अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. उस खाना बनाने के लिए उनको क्या क्या रॉ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है और क्लोरोफिल. क्लियर है, ये सारी चीजें हो गई. अब रात के टाइम पे तो सनलाइट है नहीं, तो क्या करेंगी, तो रात के टाइम पर ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं. ठीक है, प्लांट दोनों चीज करते हैं. दिन में आपको फोटोसिंथेसिस की मेथड से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और रात में ये क्योंकि रेस्पिरेशन करेंगे और रात के टाइम पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है. इसलिए कहा जाता है ना कि भाई प्लांट को रात के टाइम पर मत छेड़ो, उनके पास मत जाओ, उन्हें डिस्टर्ब मत करो. इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है वो प्लांट्स में ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो है ही, प्लस प्लांट भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट को रिलीज करते हैं. क्लियर है. सो leaves take in these gases from the atmosphere through small pores present on them called stomata. अब यहाँ से लेकिन आपसे ये चीज पूछी हुई थी कि भाई आपको कि how do they get these gases. अब जैसे हमारे पास तो नोज है, नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, हम एयर लेते हैं, हमारे लंग्स से हमारे प्रॉपर हमारा सांस हमारे अंदर तक जाती है, एयर हम ले लेते हैं. तो ये लीव्स कैसे लेती है, तो इनके अंदर छोटे छोटे से ओपनिंग्स होते हैं, स्टोमेटा. तो स्टोमेटा ओपन होता है और जैसे ही उसने ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लिया तो वो क्लोज हो जाता है. इस तरह से ये जो ओपन पोर्स हैं उसकी मदद से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. आई बात समझ में. तो इनके नॉस्ट्रल्स क्या हैं, तो इनके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो है स्टोमेटा, जो कि छोटे छोटे से लीव्स में पाए जाने वाले पोर्स होते हैं. अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. सो हाउ कैन वन डिस्ट्रैच द लीव्स ऑफ पॉटेड प्लांट विदाउट प्लकिंग दैम. ठीक है, तो डी स्टार्च का मतलब क्या होता है कि डी स्टार्च का मतलब ये होता है कि जो स्टार्च कंटेंट होता है उसकी वजह से पत्ती जो है, जो लीव्स है, वो आपकी हरी भरी और ग्रीन कलर की दिखती हैं. ठीक है, अब अगर उनका ग्रीन कलर निकाल लिया जाए तो वो होता है डी स्टार्चिंग. ठीक है, तो ये डी स्टार्चिंग कैसे हो सकती है, या तो हम उसको क्या करें, या तो आप उसे आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दें. ठीक है, तो वो डी स्टार्च हो जाएगा. अदरवाइज आप क्या करो, नेचुरली अगर आपको उसको बिना प्लग किए हुए अगर आपको उसको डी स्टार्च करना है तो आप उसे 2-3 दिन के लिए बिना धूप में, मतलब ऐसी जगह पर रख दीजिए, डार्क रूम में रख दीजिए जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, हल्का सा ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाएगा. समझ में आया क्यों ऐसा होता है. इसलिए ऐसा होता है क्योंकि भाई उनको सनलाइट नहीं मिलती है, तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते और ग्रीन कलर को मेंटेन नहीं कर पाते. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट. अब लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है, इस बात को चलिए समझ के लिए अपन एक काम करते हैं कि हम एक छोटा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं. तो लीफ वेनेशन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं. लीव्स में क्या होता है, कुछ इस तरह से वेन्स होती हैं, आप सबको पता है. किसी लीव्स में आपको ऐसी पैरेलल देखने को मिल जाएंगी, किसी लीव्स में कैसी होती है कि एक पूरा जाल बना हुआ रहता है कुछ इस तरह से. ठीक है, पूरा एक जाल टाइप आपको दिखता है ना. तो ये जो जाल या जो नेट बना हुआ रहता है ये होता है आपका रेक्टिकुलेट वेनेशन, और ये जो पैरेलल लाइंस होती है ये होता है पैरेलल वेनेशन. ठीक है, तो अब इनके बीच में हमने एक रिलेशन याद रखा था, तो आप भी याद रखिएगा अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कि जिन भी रूट
का या फिर जो जिन भी प्लांट की रूट जो है फाइब्रस होती है, उनका जो वेनेशन है वो कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो किसके लिए पैरेलल वेनेशन होगा, फाइब्रस रूट के लिए। ठीक है, अब पैरेलल वेनेशन के लिए ये याद रख लीजिए, आपका ग्रास हो गया या जितनी भी ये सब लीव्स होती है, ठीक है, जिनमें पैरेलल लाइंस होती हैं सिर्फ, वो सब क्या होती हैं आपकी, पैरेलल वेनेशन की। ठीक है, और फाइब्रस रूट कैसे दिखती है, कुछ इस तरह से, मान लीजिए प्लांट है ऊपर और ये मतलब इक्वल ऐसी लीव्स रूट्स जो जाती है ये अपनी फाइब्रस रूट रहती हैं। और सेकेंड होता है आपका रेक्टिकुलेट वेनेशन। तो ये रेक्टिकुलेट वेनेशन कैसा होता है, ऐसा, जैसा भी आपको मैंने बताया, थोड़ा सा जाल टाइप, है ना, ऐसा यहाँ से ऐसा निकला हुआ जालीदार आपको ये नेट के टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसमें रूट्स कैसी होती हैं, जनरली इसकी जो रूट्स हैं ये टैप रूट होती है, मतलब एक मेन रूट होती है, फिर उसमें से ऐसी आपकी लेटरल रूट्स निकलती हैं जिनको अपन सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। क्लियर है, तो ये डायग्राम अगर याद रहेगा तो आपको दोनों चीजें याद रखेगी। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है, द प्लांट हैविंग द टैप रूट हैव द रेक्टिकुलेट venation and the plants having the fibrous root have the parallel venation। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सा पॉइंट है, आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका कैसा है, तो देखिए, जिसमें कि ऊपर की तरफ बहुत साफ सुथरा सा आपको लाइंस दिखती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस दिखती हैं, बिल्कुल साफ सी ऐसी लीव्स दिखती है कि इसमें बस ये ऐसी पैरेलल लाइंस दिख रही हैं एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल। तो ये आपका नीचे की तरफ ना थोड़ा सा ऐसा होगा, थोड़ा ज्यादा भरा हुआ। ठीक है, और जिस लीफ में ऊपर की तरफ एकदम ऐसे नेट लाइक ऐसा 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 स्ट्रक्चर बना हुआ है, रेक्टिकुलेशंस है, वहां पर आपकी रूट कैसी होगी, एक साफ सुथरी सी एक सिंपल रूट और उसमें से ऐसी रूट। क्लियर है, ऐसा याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, राइट द नेम्स ऑफ इट्स पार्ट्स एंड ड्रॉ अ डायग्राम। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई हमें तो पता है कि इस फ्लावर के मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं भाई स्टेमन। क्या कहते हैं आप उसे, स्टेमन कहते हैं। और उसका डायग्राम कैसा होता है, तो उसका डायग्राम ना कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग टाइप का स्टेमन देखने को मिल सकता है। तो इसका जो ऊपर ये जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंथर। एंड ये जो लंबा सा इसका स्ट्रक्चर होता है, एक लाइन की तरह, एक पाइप की तरह जो होता है, उसे हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं फिलामेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी क्लियर है, तो ये होते हैं पार्ट्स। और दूसरी चीज ये कि भाई इस एंथर के अंदर क्या होता है, तो इसमें होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। किसके, फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और यही भाई पॉलिनेशन का काम करते हैं। मतलब अगर ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंच गए तो फिर पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो शुरुआत हो जाती है उसकी। सो द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द स्टैमन। इट हैज द टू पार्ट्स, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। और ये किसी भी शेप का हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका फ्लावर है। क्लियर है, चलिए। लेकिन हर एक जो आपका स्टैमन होता है उसके ऊपर आपको एक छोटी सी टोपी टाइप दिखेगी, ठीक है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। चलिए, तो भाई हल्की सी खांसी मुझे यहाँ पर आ गई है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, तो जो कि है कि नेम द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड राइट नेम ऑफ इट्स पार्ट्स एंड ड्रॉ अ डायग्राम। अब यहाँ पे फीमेल पार्ट को बताना है आपको, तो याद रखिएगा कि जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी स्पेलिंग है। और इसके अलावा इसको ड्रॉ कैसे करोगे, तो ये ऐसा कुछ शेप का होता है, ऊपर से पतला और नीचे से हल्का सा ना ये मोटा होता है। तो अगर इसको और साफ मैं ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। ये ऊपर से पतला रहता है, ठीक है, और नीचे की तरफ से ऐसा फूला हुआ रहता है। क्लियर है, तो इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है ये कहलाता है स्टिग्मा। क्लियर है, और बीच में ना स्टिग्मा से लेकर के नीचे के राउंड शेप पार्ट तक एक लाइन जाती है जिसे हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं हम उसे, स्टाइल। और सबसे नीचे होती है आपकी ओवरी, जो फूला हुआ पार्ट है, और उसके अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है, और इन ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल एक्चुअल में एग्स होते हैं जिसकी मदद से ये फर्टिलाइजेशन करती हैं।
ठीक है। सो अपन ने इसका नाम बता दिया है और ये इसका डायग्राम आप देख सकते हो इस तरह से है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और हमने एक चीज और बता दी कि इसमें ओव्यूल्स भी होते हैं अंदर की तरफ प्रेजेंट, ठीक है। चलिए, तो अगर आप ऐसा डायग्राम नहीं बना पाए तो सिंपल सा ऐसा आप बना सकते हैं। क्लियर है। ये क्लोज्ड पार्ट है ओवरी का, अगर आप इसे खोलेंगे तो अंदर से आपको इस तरह से सर्कुलर शेप का ही लगभग दिखेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो टैप रूट क्या होती है? टैप रूट हैज ओनली वन मेन एंड लॉन्ग रूट, द स्मॉलर रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट आर कॉल्ड द लेटरल रूट्स। अब टैप रूट क्या होती है? जिसमें कि एक मेन रूट होती है और एक लॉन्ग रूट होती है, ठीक है, मेन और लॉन्ग रूट। जैसे कि आप यहाँ पर उसका डायग्राम भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना करके दिखा देती हूँ कि आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से करिएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक इस तरह से लाइन खींचिए जो कि सॉइल को रिप्रेजेंट करती है ना। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप कलर पेन का या कलर पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हमने बना दी सॉइल, ठीक है। इसके बाद आपको ये एक मेन रूट बतानी है, थोड़ा सा आप उसे हल्का सा थिक बताइए, ठीक है। और इस रूट से फिर बाकी की जो रूट्स है ना, ये निकलती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग ध्यान से कि ये इस तरह की एक रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन रूट आपको अलग से दिख रही है, एक थिक रूट। तो क्या बोल रहे हैं कि टैप रूट हैज ओनली वन मेन एंड लॉन्ग रूट। इसमें एक वन मेन और लॉन्ग रूट होती है, बाकी की इसमें से निकली हुई छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? टैप रूट। और बाकी की जो सब रूट्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? लेटरल रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? लेटरल रूट्स। क्लियर है, याद रहेगा। आप चाहें तो ऊपर की तरफ इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि ऐसा प्लांट जिसकी कैसी पत्तियां होती हैं, थोड़ी सी रेक्टिकुलेट वेनेशन जिसमें होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, थोड़ा जालीदार ऐसा है ना। तो ये सारी लीव्स इनकी कैसी होती हैं? तो इनकी जो लीव्स हैं ये आपकी रेक्टिकुलेट वाला वेनेशन के साथ मैंने बता दी है। क्लियर है। अब ये तो हो गई हमारी टैप रूट, ठीक है। यहाँ पे बड़े अच्छे से लिख भी दीजिए टैप रूट। और उसके बाद फाइब्रस रूट कैसे बनाओगे? तो भाई यहाँ पे मैंने इमेज क्यों नहीं डाली? बच्चे सोचेंगे कि मैम तो भाई ऑनलाइन पढ़ा रही तो इमेज बना दीजिए। तो हमने इसलिए नहीं बनाई यहाँ पे इमेज, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कैसा एग्जाम में डायग्राम बनाना है वो चीज़ आपको याद रहे। क्लियर है, इसी कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सॉइल, और ये नीचे की तरफ भाई ये रूट्स कैसे निकलती हैं? कुछ इस तरह से, लगभग ये एक साइज की होती है और इस तरह से एक जगह से, एक पॉइंट से ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है। अब अगेन मैंने बताया था कि भाई ये ऐसी रूट्स कैसी होती है, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं लगभग। तो इनकी जो लीव्स हैं इनमें भाई कैसा वेनेशन होता है? तो इसमें होता है पैरेलल वेनेशन। तो मैं यहाँ से इसको दूसरी लाइन से इंडिकेट कर देती हूँ ताकि आप इस पैरेलल वेनेशन को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो इनमें कुछ इस तरह से वेन्स होती हैं। क्लियर है। तो ये कौन सी रूट होती है आपकी? तो फाइब्रस रूट डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट सीम सिमिलर। तो इसमें कोई मेन रूट नहीं होती, सभी की सभी जो होती है वो सिमिलर होती है। और यहाँ से हम इसका नाम लिख देते हैं कि ये कौन सी रूट है? तो ये एक फाइब्रस रूट है। क्लियर हो गया आप सभी को? तो चलिए, तो पहला डिफरेंस तो हम ये समझ गए। So the root has only one main root and along one main and long root. The smaller roots that grow from the main root are called the lateral roots. Fibrous roots do not have a main root. All roots seem similar. ठीक है। Tap roots goes deep into the soil. अब ये जो tap root है ये क्या होती है? पहली चीज इनका अगर मैं आपको फिर से बता पाऊँ कि ये क्या होती है कि ये डीप जाती है, मतलब कि सॉइल में काफी गहरे तक ये पहुंचती हैं, ठीक है, काफी डीप रहती हैं अंदर की तरफ, ठीक है। और ये जो आपकी फाइब्रस रूट रहती है ना, ये बहुत डीप नहीं रहती है, ठीक है, नॉट टू डीप, ठीक है, मतलब कि बहुत अंदर गहरा ये नहीं जाएंगी, ठीक है। तो भाई दे डू नॉट go deep into the soil. The taproot goes deep into the soil. The taproot are found in plants which have a reticulate venation in their leaves. तो हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है कि ये कैसा वेनेशन है? तो ये एक रेक्टिकुलेट वेनेशन है। तो हमने यहाँ पर इसे समझा दिया है कि एक रेक्टिकुलेट वेनेशन के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके टैपरूट होंगी। और फाइब्रस रूट है तो इनका जो वेनेशन है ये कैसा होगा? ये इनमें पैरेलल वेनेशन होता है।
क्लियर हो गया आप सभी को? तो यही डिफरेंसेस हमें यहाँ पर इंडिकेट करना थे, जो कि हमने यहाँ से समझ लिए हैं। सो टैप रूट और फाइब्रस रूट के इस चीज के साथ ही, अब ये डिफरेंस के साथ में हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। और अब हम हमारा जो वीडियो है उसे यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, सो भाई अगर आपने हमारे भाई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को नहीं देखा है और प्रीवियस कुछ वीडियोस चैप्टर्स देखना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट तो जरूर इस लिंक में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा अच्छी तरीके से देखना है, मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर आपको अपना सीबीएसई इंग्लिश मीडियम चूज करना है एंड क्लास 6। जैसे ही आप जाते हैं तो आपको इस तरह से एक स्क्रीन दिख जाएगी जिसमें आपको जाना है वॉच नाउ करना है, साइंस सब्जेक्ट को बाय सुरभि तिवारी मैम, ये जरूर ध्यान रखें। और उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें नीचे सारे चैप्टर्स, उनके टॉपिक, उनका सॉल्यूशन सब कुछ दिया हुआ है और जिसको भी आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही क्या दिख जाएगा आपको, इस तरह से आपको वीडियो दिख जाएगा। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे ना, तभी आपको पहली चीज तो देखिए, शुरुआत से आखिरी तक हर वीडियो को देखना जरूरी होता है, तो इसे भी देखिए। और जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट बात यह है कि भाई कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि हिंदी में सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, वो हिंदी मीडियम से हैं, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स हिंदी में मिलेंगे और आपके सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर का सॉल्यूशन है, सब कुछ हिंदी में है। आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन देना होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी आपको हर चीज जो है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। क्लियर है? तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसे जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, चाहे किंडरगार्टन हो चाहे 12th, मतलब कि किंडरगार्टन से 12th तक। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके सब्जेक्ट से, आपकी क्लास से, आपके चैप्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लॉन्ग आंसर टाइप कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।